ये मैं समाजवादी पार्टी का भी मत बताऊंगा और क्या दिक्कतें आई जो आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा से जो हमारे अभी जिन साथियों ने बोला है वो कहीं डिरेल है थोड़ा सा, और आपके प्रश्न बिल्कुल सही हैं लगातार। 1931 में अंग्रेजों द्वारा जातीय जनगणना सबसे पहले कराई गई और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आज तक योजनाएं चल रही हैं। देश आजाद होने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा 1931 में जो जनगणना कराई गई उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो तमाम चीजें की गई थी उस व्यवस्था को इस नाम पे बदला जा रहा है कि अंग्रेजों की व्यवस्था है, कुलपति का नाम बदल दिया, वाइस चांसलर का नाम बदल दिया, तमाम चीजें लगातार बदली जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार में। लेकिन जातीय जनगणना कराने पे क्या दिक्कत है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को, वो स्पष्ट नहीं करते। यहां पे भी हिंदू मुसलमान करने से लोग बाज नहीं आते, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने यहां पे बात कर दी, उस पर भी मैं अंत में बात कर लूंगा। तो बात यहां आती है कि 2011 में भी जातीय जनगणना हुई लेकिन उसके आंकड़े घोषित नहीं हुए। आंकड़े घोषित क्यों नहीं? क्योंकि 11 में तो जनगणना हुई और 12-13 तक लगभग जनगणना चली। आंकड़े जब तक घोषित होने थे, सारी बातें होनी थी, 2014 में मोदी सरकार आ गई। 2014 में मोदी सरकार आने पर सदन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने यह बोला, सर्वप्रथम 2011 की जनगणना को लेकर के इसमें तमाम त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को जल्द ठीक करके हम जाति आधारित जनगणना के आंकड़े घोषित करेंगे। यह कब बोला था? 2014 में। इनके जिम्मेदार पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बोला था। आज हम 2024 में भी उसी विषय पर बात कर रहे हैं। मोदी पार्ट 1 हो गया, मोदी पार्ट 2 हो गया, लेकिन 10 साल में जाति आधारित जनगणना जो हुई थी उसकी त्रुटियों में कोई सुधार नहीं हुआ, ना उस पर कोई चर्चा, ना कोई इस पर बहस होना चाहिए। अब जब दोबारा जनगणना की बात हो रही है तब थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी वो चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नहीं करेगी। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जब 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था स्पष्ट कहा था, आज हम टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, मोबाइल से हम तमाम बातों का सर्वे कर लेते हैं, कंपनियां तमाम तरह के सर्वे कराती हैं, 1 दबाइए, 2 दबाइए, 4 दबाइए, 6 दबाइए, ये हो जाएगा। तो हम जो तकनीक के युग में जी रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम 2022 में सत्ता में आएंगे और 6 माह के अंदर जातीय जनगणना भी करेंगे, उसके आधार पर आंकड़े भी घोषित करेंगे और योजनाएं भी बनाएंगे। और वही चुनौती आज भी उन्होंने दी हुई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि अगर आप जातीय जनगणना नहीं करा सकते, सत्ता से बेदखल हुई है, हमें सत्ता में आ रही है, हम 6 महीने में करा के देंगे, उसके आंकड़े भी घोषित करके देंगे, रोड मैप भी बता करके दिया सरकार को, लेकिन वो करना नहीं चाहती, नीति उनकी स्पष्ट नहीं है। उसके बाद जो अभी हमारे साथी ये बात कह रहे थे कि हमने बिहार में करके दिखा दिया, आपने अकेले नहीं किया, उसमें विपक्ष था, विपक्ष सत्ता के साथ में बैठा था और विपक्ष ने जवाब दिया, और जब सत्ता के साथ में आया तब भी आप साइलेंट ही थे। समर्थन जरूर था, आपकी मजबूरी थी कि जब सब एक तरफ बात करते। और जातिगत जनगणना नहीं हुई थी बिहार में, वो केवल सर्वे था। जनगणना का आधार केंद्र सरकार को है और राज्य सरकार कोई भी सर्वे करेगी उन सर्वों का कोई मतलब नहीं है। इसी कारण कोर्ट में वो बात लटकी हुई है और बिहार सरकार के जो जनगणना हुई जाति के आधार पर, जो सर्वे हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि उसको योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। उनको प्रमाणिक तथ्य नहीं मान रहा है कोर्ट। प्रमाणिक तथ्य जनगणना जो सरकारी व्यवस्था के साथ होती है, जो केंद्र सरकार करती है, उसी को माना जाता है। अब आप तय कर लीजिए 1931 के साथ चलना है, 11 के साथ चल रहा है या आने वाली 24 के साथ चल रहा है। और इस दो विशेष बात बताऊंगा, आपके सवाल था वो भी और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी बताया वो। देखिए, जब जातीय जनगणना होगी तो जातियों के ये तय होगा कि कौन सी जाति शिक्षा के आधार पे, यानी शैक्षणिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे पिछड़ रही है। जब ये सारी चीजें निकल के आएंगी तभी आप कर पाएंगे। अभी हो क्या रहा है, देश के अंदर कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मोटरसाइकिल, कार, हर चीज की गणना है, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं है। कौन सामाजिक तौर पे पिछड़ा है, कौन आर्थिक आधार पे पिछड़ा है, कौन सामाजिक स्तर पे पिछड़ा है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। और हमारा सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय केंद्र में चल रहा है, प्रदेशों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सारे विभाग चल रहे हैं, लेकिन आंकड़े किसी के पास है तो वो 1931 वाले हैं। तो आप कैसे काम कर पाएंगे? यानी जितनी भी योजनाएं, जितने भी काम हो रहे हैं, सब बेईमानी के तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। बिना आंकड़े के सारे काम बेईमानी है। दूसरा एक बड़ा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बात कही, हिंदू की जाति, अरे इससे बड़ा, मैं शर्मिंदगी के साथ इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे बड़ा मुक्ता पड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जातीय जनगणना होगी तो पूरे देश की होगी, उसमें जितनी जाति है, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, कर्म के आधार पे जो भी जहां काम करता है वो सबकी गणना होगी। अगर आपको अल्प ज्ञान है या आप जानबूझ कर आंखें बंद करे हो, बिल्ली की तरह कि किसी ने दूध पीते हुए नहीं देखा और चोरी कर लोगे आप हक अधिकारों की, तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। नहीं, उसका बड़ा उदाहरण मैं बता देता हूं आपको।
आखिरी बात रखते हुए बड़ा उदाहरण बता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जहां से हमारे देश के प्रधान सांसद आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे संस्कृत पढ़ाने का, उर्दू पढ़ाने का काम एक ब्राह्मण व्यक्ति करता है, यानी हिंदू करता है। उर्दू पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, ना आज तक आपने कभी सुनी होगी उसमें आपत्ति। लेकिन संस्कृत पढ़ाने के लिए जयपुर के एक मुस्लिम व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है, वो सिलेक्शन नियम अनुसार होता है, सारे क्राइटेरियो में एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका जो शैक्षणिक योग्यता है, सारी चीजें क्राइटेरिया लेकर के वो आता है, उसका सिलेक्शन होता है। तब ये जितने ये हिंदू के ठेकेदार बनते हैं ना, वो भाषाई भेदभाव लेकर के आ जाता है कि संस्कृत हम मुसलमान से नहीं पढ़ेंगे, उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें उसमें हिंदू मुसलमान करना, जैसे अभी जाति जनगणना में साहब कर रहे थे, और उसका मजबूरी में उसको इस्तीफा देना पड़ता है, जिसका नियम अनुसार। यही काम ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो नियम अनुसार जाति जनगणना होने जा रही है, उसमें हिंदू मुसलमान फलाना ढिकाना, जाति आधारित राजनीति करते हो और जाति का ठेकेदार बनते हो। बंद कीजिए ना मिश्रा जी, मिश्रा लिखना बंद कीजिए ना। अगर जाति से इतनी नफरत है, जाति से देश टूटता है तो मिश्रा लिखना बंद कीजिए ना मिश्रा जी। जाति से देश टूटता है तो मिश्रा जी लिखना बंद कीजिए ना मिश्रा जी। क्यों लिखते हैं मिश्रा? आपके आपको गर्व है ना, तो दूसरी जातियों को भी गर्व है। और जो शैक्षणिक रूप में पिछड़ रही है उनका हक है कि वो शैक्षणिक रूप में आगे आए, जो सामाजिक रूप में पिछड़ रही है उनका हक है कि वो सामाजिक रूप में आए, रमाकांत जी, जो आर्थिक रूप में पिछड़ रही है उनका हक है। प्लीज मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, सब लोगों की प्रतिक्रिया एक एक बार आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं समय दूंगी, आप लोग बोल लीजिएगा प्लीज। जगनारायण जी, इसीलिए मुझे इनको ठीक है यश जी प्लीज, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जगनारायण, ठीक है यश जी अपनी बात रखिए। देखिए, कांग्रेस को आप कितना भी कोसना चाहें, जगनारायण जी आ रही कोसते रहिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए माफी मांगी कि जातीय जनगणना कांग्रेस नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं उसमें विरोध भी रहा और हम घोषित नहीं कर पाए आंकड़े, उसके लिए राहुल गांधी जी ने माफी मांगी कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कब माफी मांगेंगे इस गलती के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सत्ता में रहे, मोदी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, मैंने 2014 का आंकड़ा बताया, अरुण जेटली जी ने उस पर बात पे भारतीय जनता पार्टी के साथी कुछ नहीं बोलने को तैयार है। खत्म करिए उस बात के। जेडीयू के साथी जगनारायण जी ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी को जगाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, यानी उनकी तरफ से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं, वो तैयार करेंगे, यह स्पष्ट दिखता है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 वर्ष से 27% ओबीसी को अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, बार बार चीजें कोर्ट में जाती है, झूठ फैलाया जाता है। कोर्ट ने खुद कहा हमने स्टे नहीं लगाया 27% आरक्षण पे, भ्रम फैलाया गया हमारे निर्णय को लेके। तो कोर्ट के नाम पे, अन्य चीजों के नाम पे झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। दूसरा, हमारे एक साथी ने भी एक बात कही कि राजनीतिक विश्लेषक जी ने कि जो ये जातिगत जनगणना होगी, इसके आंकड़ों का राजनीतिक लाभ होगा। आप कोई भी वैवाहिक विज्ञापन देख लीजिए, मैट्रिमोनियल के जो आते हैं, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, उसमें कहां से शुरू होता है? जो अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं समाज में, उनकी जाति सबसे ऊंची, और जिसको छोटा समझा जाता है उसका नाम सबसे आखिरी में। तो ये भेदभाव तो समाज में है, दूर कैसे होगा? सरकार का काम है सामाजिक चीजों को चेतना करना, उनको लाना, उन चीजों को करना। भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन से सांसद है चिंतामणि मालवीय जी, पिछले 2014 में चुने गए थे, उनको उज्जैन के ही महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो SC/ST का प्रतिनिधित्व करते थे। ये जो भेदभाव खुलेआम होता है कि किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देना, घोड़ी चढ़ने पर उसको मार देना, मूछें रखने पे उसको मारना, पिटाई करना, यह भेदभाव सरकारों की कमजोरी दिखाता है, सरकारों का भेदभाव बताता है कि यह नाकामयाब है अपनी सरकार में काम करने के लिए। दूसरा, अंतिम प्रश्न जो जवाब नहीं देंगे लेकिन जानना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो OBC SC/ST के बैकलॉग के जो पद खाली, आरक्षण तो है लेकिन जो सीटें रिक्त हैं वो कब भरी जाएंगी? केंद्र में सचिव स्तर पे, कुलपति, अन्य प्रोफेसर, राज्य में चाहे मंत्रालय के अंदर को, ये पद कब भरे जाएंगे? पद जो खाली हैं, ये नाकामयाबी बताते हैं, नीयत बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि वो SC/ST OBC आरक्षित वर्ग को कहीं स्थान नहीं देना चाहते, ना जातीय जनगणना में। हाँ, अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा। मैं यश जी की बात जो उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया मेरी स्टेटमेंट को, मैंने ये कहा, मैंने माफी के साथ आपने स्टेटमेंट को ट्विस्ट नहीं किया। अब आप बोलिए मत, आपने उस समय ट्विस्ट कर दिया था, मेरे को क्लैरिफाई करने दीजिए। मेरा पॉइंट ये था कि इसका राजनीतिक फायदा राजनीतिक दलों को ना उठाया जाए। ये देश प्रत्येक नागरिक की तरक्की के लिए काम होना चाहिए, इसलिए ये जनगणना जरूरी है। इन्होंने ये बोल दिया कि ये और वो, ये सही बात नहीं है। आप ठीक बात रखिए, मैं आप पूरी बात सुनता हूँ। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, हिंदी का अखबार उठा लीजिए, वैवाहिक विज्ञापन देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है ये विषय ऐसा आ गया है कि इस पर और बात करेंगे तो और समय की जरूरत पड़ेगी, लेकिन समय की सिवाय मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। जगनारायण